आज तक के मानव के इतिहास में हजारों लड़ाइयां हुई हैं, बट कभी रेयरली ही ऐसा हुआ है कि कोई बहुत बड़े स्तर पर कोई लड़ाई हुई हो और उसमें लोग बोले कि ये लड़ाई ना इस एक बंदे की वजह से हुई थी। ऐसा बहुत ही कम होता है, ना के बराबर। फिर भी वर्ल्ड वॉर टू को ऐसा कहते हैं। बहुत सारे हिस्टोरियंस, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अगर हिटलर नहीं होता तो वर्ल्ड वॉर टू नहीं होता। नो हिटलर, नो वर्ल्ड वॉर टू। इतना बड़ा इंपैक्ट था इस एक व्यक्ति का सेकेंड वर्ल्ड वॉर कराने के लिए। कहने के लिए ऑफिशियली 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, बट उसके पहले वाले सालों में लोगों को लगने लग गया था धीरे धीरे कि यार ये हिटलर ना ये कुछ तो करेगा, ये लड़ाई करवाएगा यूरोप में। ऐसा लोगों के उनमें फीलिंग आने लग गई थी। फिर भी किसी ने कुछ किया नहीं उसको रोकने के लिए, कोई भी कुछ नहीं कर पाया और फाइनली 1939 में लड़ाई शुरू हुई। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसा क्या किया हिटलर ने कि उसकी ऐसी रेपुटेशन बन गई थी कि यार ये लड़ाई कराएगा यूरोप में। और अगर बाकी सारे देशों को, आसपास के देशों को मालूम था कि ये बंदा लड़ाई करवाएगा एक दिन, तो क्यों किसी भी देश ने उसको रोकने की कोशिश नहीं की। कहानी शुरू होती है साल 1932 में। इस साल हिटलर ने एक और पॉलिटिशियन से लड़ाई की प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए। इस पॉलिटिशियन का नाम था पॉल वॉन हिंडनबर्ग। क्या ये नाम आपको सुना सुना लग रहा है? अगर आपने मेरी वर्ल्ड वॉर वन की सीरीज देखी है तो ये नाम सुना सुना लग रहा होगा। ये दरअसल जर्मनी का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान एक बहुत ही सक्सेसफुल मिलिट्री जनरल था और अब ये जर्मनी के प्रेसिडेंट थे। तो इसी हिंडनबर्ग के अगेंस्ट हिटलर ने कॉन्टेस्ट किया प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में, परंतु उस इलेक्शन में हिटलर की हार हुई और हिंडनबर्ग जीत गए। उसके करेक्ट 2 महीने बाद जर्मनी में राइक्सटैग इलेक्शन हुए, यानी जर्मनी का जो पार्लियामेंट होता है उसके इलेक्शन हुए। और उस इलेक्शन में हिटलर की नाजी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर के आई। इस इलेक्शन के बाद हिटलर ने कहा हिंडनबर्ग को कि भाई अब तुम मेरे को जर्मनी का चांसलर बनाओ, बट ऐसा हुआ नहीं। जर्मनी का चांसलर उस समय था फ्रांस वॉन पॉपन। उसी साल नवंबर के महीने में वापस जर्मनी में इलेक्शंस हुए और इस बार इलेक्शन में नाजी पार्टी की सीट थोड़ी कम हो गई। बट इस बार एक नया डेवलपमेंट हुआ ये कि जो चांसलर था वॉन पॉपन, उसने रिजाइन कर दिया, उसने इस्तीफा दे दिया। ऐसा होने के बाद प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग को किसी को तो चांसलर बनाना था, तो हिंडनबर्ग ने एक आर्मी का जनरल था वॉन श्लिचर, उसको बना दिया चांसलर। हिटलर को फिर से नहीं बनाया चांसलर। पर उसके बाद हिंडनबर्ग के ऊपर वॉन पॉपन जो एक्स चांसलर थे वो प्रेशर बना रहे थे। उसके अलावा जो जर्मनी के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन थे वो प्रेशर बना रहे थे हिंडनबर्ग को, क्योंकि हिटलर ने उनको वादा किया था कि जब एक बार वो पावर में आ गया ना तो उसने सारे जो लेबर के जो स्ट्राइक्स होते हैं उसको पूरी तरह बंद करवा देगा और इसमें बिजनेसमैन का फायदा होगा। इसलिए वॉन पॉपन और बिजनेसमैन सब प्रेशर डाल रहे थे हिंडनबर्ग के ऊपर। और फाइनली हिंडनबर्ग ने बोला ठीक है भैया। 1933 जनवरी में हिंडनबर्ग ने हिटलर को बना दिया चांसलर ऑफ जर्मनी। हालांकि उस समय तक हिटलर की ऐसी इमेज बन चुकी थी कि इसकी पॉलिसीज थोड़ी खतरनाक हैं और इसकी जो पूरी फैन फॉलोइंग है, जो उसका सपोर्ट है, वो बहुत तगड़ा है। फिर भी हिंडनबर्ग ने उसको चांसलर बना दिया। उसका कारण यह है कि हिंडनबर्ग ये सोच रहा था कि चलो हिटलर को मैंने कुर्सी पे तो बैठा दिया, पर उसके आसपास जो कैबिनेट है, जो पूरा जो मंत्रालय है, उसमें मैं सारे कंजर्वेटिव लीडर्स डाल दूंगा, यानी नाजी पार्टी के नहीं, बाकी जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसके लीडर्स भर दूंगा। तो अल्टीमेटली होगा क्या कि हिटलर की जो पावर है वो कंट्रोल में रहेगी, वो जो मर्जी है वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि कैबिनेट वाले जो है वो उसकी पार्टी के नहीं है। ये सोचा हिंडनबर्ग ने। उसके ऊपर से जो हिटलर का डेप्यूटी था, वाइस चांसलर, वो वॉन पॉपन था और वो भी कंजर्वेटिव था। तो उस वजह से सब लोगों को, हिंडनबर्ग को ये लग रहा था कि हिटलर की जो पावर है उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे अगर उसके आसपास सारे कंजर्वेटिव लोग रहे तो। परंतु हिटलर की जो पॉलिटिकल ऑडेसिटी है, उसकी जो करेज थी, उसकी जो क्षमता थी, उसको सब लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया था। इसके कुछ ही महीनों के बाद जर्मनी के राइक्सटैग बिल्डिंग में लग गई आग। तो जब उस आग की जगह पर पहुंचे हिटलर, जो अब चांसलर था, और उसका वाइस चांसलर वॉन पॉपन, ये दोनों वहां पहुंचे, तो हिटलर ने कहा कि ये हमारी राइक्सटैग बिल्डिंग है और ये हमारे कंट्री के ताकत का प्रतीक है और यहां पे अटैक हुआ है, ये अटैक करवाया है हमारे देश के कम्युनिस्ट लोगों ने, तो उन लोगों को हमको अब दबाना होगा। इस वजह से हिटलर ने एक बार फिर जर्मनी में इलेक्शंस करवाए। इलेक्शन के पहले हिटलर के जो भी बड़े बड़े इंपॉर्टेंट लीडर्स थे उसके विरोधी, उन सब लोगों को गायब कर दिया गया। और जब इस इलेक्शन का रिजल्ट आया तो नाजी पार्टी बिल्कुल थोड़ी सी मेजॉरिटी के साथ जीत गए। इसके बाद हिटलर ने इनेबलिंग एक्ट नाम का एक कानून पास कर दिया और इस कानून के बाद हिटलर को मिल गई डिक्टेटोरियल पावर्स, यानी अब वो जर्मनी पे एक डिक्टेटर की तरह राज कर सकता था। बट जब 1934 में प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग की डेथ हुई, उसके बाद हिटलर ने चांसलर
और प्रेसिडेंट के रोल्स को जोड़ दिया और एक नया टाइटल ले लिया। वो टाइटल आप सब जानते होंगे, फ्यूरर। अब हिटलर जर्मनी का फ्यूरर बन गया था, सुप्रीम लीडर, और सारे जितनी भी सरकारें हैं सब कुछ, सारी पावर उस अकेले एक बंदे के हाथ में आ गई। उसने बाकी सारी पार्टीज को गैर कानूनी घोषित कर दिया, यानी अब जर्मनी में नाजी पार्टी के अलावा कोई पार्टी हो ही नहीं सकती थी। एक बार जब पूरी जर्मनी की ताकत, पूरी पावर, पूरी बागडोर जब हिटलर के हाथ में आ गई, फिर उसने अपना काम शुरू किया। पावर में आने के ठीक 9 महीने बाद अक्टूबर 1934 में हिटलर ने जर्मनी को निकाल लिया लीग ऑफ नेशन से। ये वो संस्था थी जिसको बनाया गया था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, ताकि सारे जो देश हैं जब भी यूरोप में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो आपस में बात करके लड़ाई को सुलझाएं, लड़ाई ना हो। इस वजह से लीग ऑफ नेशंस को बनाया गया था। बट भाई हिटलर ने अपने आप को, जर्मनी को वहां से निकाल लिया। उसके बाद हिटलर ने अपना फोकस शिफ्ट किया ट्रीटी ऑफ वर्साई की तरफ। ट्रीटी ऑफ वर्साई में जर्मनी पे बहुत सारी रोक लगाई गई। जर्मनी को कहा गया था कि आपकी आर्मी 1 लाख सोल्जर से ज्यादा हो नहीं सकती, आपके पास सबमरीन नहीं हो सकती, एयरफोर्स नहीं हो सकती, आप टैंक्स नहीं बना सकते, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। बट हिटलर ने एक एक करके इन सारे रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ना शुरू किया। 1934 तक लोगों को पता चलने लग गया था कि जर्मनी वापस रीआर्म कर रही है, बड़े स्केल पे हथियार बना रही है। और 1935 में तो हिटलर ने पब्लिकली अनाउंस किया कि भाई अब मेरे पास इतनी बड़ी एयरफोर्स है, ये देखो। और उसने अपने लुफ्टवाफे के प्लेन्स दिखाए और लोग भाई देख के हैरान रह गए कि ये कंट्री तो अभी अभी लड़ाई से निकली है, इतनी बुरी हालत में थी, डिप्रेशन के बाद अभी भी बाहर आए हैं लोग, कैसे ये यहां तक पहुंच गए। बट हिटलर ने इस बात को पब्लिकली अनाउंस कर दिया कि वो तो भाई रीआर्म कर रहा है। उसने जर्मनी में कॉन्स्क्रिप्शन भी ले आया। इसका मतलब अब जर्मनी के जो यंग लोग थे उनको मैंडेटरी हो गया था मिलिट्री में ज्वाइन करना। तो यहाँ मिलिट्री की साइज बढ़ रही थी, यहाँ पे वो रीआर्म कर रहा था, एयरफोर्स बढ़ रही थी। ये सारे मेजर वायलेशंस थे ट्रीटी ऑफ वर्साई के। ये सब होते हुए यूके और फ्रांस देख रहे थे। अगर यूके और फ्रांस चाहते तो उस समय जर्मनी के ऊपर मिलिट्री या फिर इकोनॉमिक एक्शन ले सकते थे। और यहां तक कहा जाता है कि अगर उस समय, जब शुरुआती दिन थे हिटलर के पावर के, अगर उस समय जब ये ट्रीटी ऑफ वर्साई के जितने भी नियम थे उनको जब वो तोड़ रहा था, तब अगर जर्मनी के ऊपर इन्वेजन किया जाता, उनके ऊपर हमला किया जाता, तो जर्मनी इतनी स्ट्रांग पोजीशन में नहीं थी कि वो डिफेंड कर पाते। बट अगर तब अटैक करते तो शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर टल जाता। बट उस टाइम ना फ्रांस ने ना यूके ने, किसी ने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद हिटलर ने साल 1936 में अपना अगला कदम चला। ट्रीटी ऑफ वर्साई में एक और कानून बनाया गया था कि फ्रांस और जर्मनी के बीच में जो बॉर्डर लगता है, वहां पे एक जगह थी जर्मनी के अंदर जिसका नाम था राइनलैंड। तो ट्रीटी ऑफ वर्साई में ऐसा कहा गया था कि जर्मनी को ये राइनलैंड वाला जो एरिया है उसको डीमिलिटराइज करना होगा, क्योंकि अगर वहां पे मिलिट्री रहती है जर्मनी की तो फ्रांस लोगों को खतरा है। तो उस एरिया को पूरा डीमिलिटराइज किया गया था, यानी जर्मनी अपनी मिलिट्री वहां रख नहीं सकती। बट 1936 में हिटलर ने अपने जर्मन ट्रूप्स भेज दिए राइनलैंड। ये उस समय के लिए एक बहुत बड़ा गैम्बल किया हिटलर ने, बहुत ही रिस्की डिसीजन था। हिटलर ने सिर्फ 3000 जर्मन ट्रूप्स वहां भेजे थे और जितने भी हिटलर के मिलिट्री जनरल्स थे, जो इंपॉर्टेंट मिलिट्री लीडर्स थे, वो घबरा रहे थे कि यार वो राइनलैंड में भेज रहा है, इतना बड़ा वायलेशन कर रहा है वो ट्रीटी ऑफ वर्साई के इस नियम का। अगर इस बात पे भड़क गए फ्रांस और यूके लोग तो तुरंत अटैक कर देंगे और हम अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएंगे और हिटलर की सरकार गिर जाएगी। तो सारे लोग बहुत घबरा रहे थे। बट हिटलर ने राइनलैंड में जर्मन ट्रूप्स भेजे और उससे कुछ ही मील दूर बहुत सारे फ्रेंच सिपाही, लाखों की तादाद में फ्रेंच सिपाही वहां पे थे, बहुत सारी आर्मी डिविजन थी, बट किसी ने कुछ भी नहीं किया। जर्मनी ने राइनलैंड में सिर्फ कुछ मुट्ठी भर फौजी भेजे थे और दूसरी तरफ फ्रांस के वहीं पे बहुत सारे आर्मी डिविजन थे, बट फिर भी फ्रांस ने वहां पे एक्शन नहीं लिया। उसका रीजन ये था कि फ्रांस लोग ये सोच रहे थे कि हम लोग की उस समय इकोनॉमिक हालत उतनी अच्छी नहीं है और अगर हमने यहाँ पे कुछ भी एक्शन लिया तो ये हमारे लिए बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है। उसके साथ साथ जो फ्रांस का सबसे बड़ा एलाय था यूके, वो भी उस समय फ्रांस को सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो फ्रांस ने कुछ नहीं बोला और राइनलैंड को वापस मिलिटराइज कर दिया हिटलर ने। इस इवेंट को भी जर्मन जनता ने खूब सराहा। जनता एकदम खुश कि ये क्या लीडर है हमारा, मतलब एक एक करके सारी जो चीजें हमारी वो वापस ले रहा है। जनता फुल खुश हो रही थी। अब आपको लग रहा होगा कि हिटलर की जो भूख है जमीन की वो खत्म हो गई होगी। जी नहीं, 1938 में हिटलर ने फिर से पंजा मारा, इस बार अपने पड़ोसी मुल्क ऑस्ट्रिया के ऊपर। हिटलर की खुद की पैदाइश ऑस्ट्रिया की थी और वो जानता था कि ऑस्ट्रिया की बहुत इंपॉर्टेंस है जर्मनी के यूनिफिकेशन में, क्योंकि वो उसका बिल्कुल नीचे का देश था, उसके साथ का देश था, और अगर वो उसके साथ जुड़ जाएगा तो सारे उसके जो सिटीजन्स हैं और उसके जो रिसोर्सेज हैं वो हिटलर के हाथ में आ जाएंगे।
इसीलिए साल 1938 में मार्च के महीने में फिर से एक बार जर्मनी के ट्रूप्स घुस गए ऑस्ट्रिया के अंदर और इस प्रकार जर्मनी के हाथ में ऑस्ट्रिया आ गया। देखिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑस्ट्रिया में बहुत सारी जनता ऐसी थी जो जर्मन बोलती थी, जो वही कल्चर फॉलो करते थे। तो उन लोगों ने तो एक्चुअली जर्मन ट्रूप्स को वेलकम किया। आप सोच के देखिए कि अगर आप उस जमाने में ऑस्ट्रिया में होते और आप देखते कि आपका साइड में एक देश है जर्मनी जो इतना बड़ा हो रहा है, उसका जो लीडर है वो इतना पावरफुल है और उसमें वही कल्चर है, वही भाषा है, आपकी तरह वो देश है, तो बहुत लोगों को आपत्ति नहीं थी जर्मनी के टेक ओवर से। और इस प्रकार ये जो ऑस्ट्रिया का जो टेक ओवर है वो कंप्लीट हो गया और एक और देश आ गया हिटलर के पावर के अंदर। ये सब कुछ होते हुए बाकी कंट्रीज देख रही थी, फ्रांस, यूके, यूएसएसआर, बट कोई कुछ नहीं कह रहा था। ब्रिटेन और फ्रांस तो ये कह रहे थे कि ठीक है भाई, उन्हीं का देश है, नजदीक का उनका ही कल्चर है, उन्हीं के लोग हैं, जोड़ने दो, एनेक्स करने दो। किसी ने कुछ भी नहीं बोला। तो वेस्टर्न कंट्रीज जो कुछ उसको बोल ले रही थी, ये जो पूरी इनकी पॉलिसी थी, इसको कहते हैं द पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। इस अपीजमेंट की पॉलिसी के अंतर्गत हो ये रहा था कि फ्रांस और स्पेशली यूके वो ये मान रहे थे कि जो भी हिटलर डिमांड कर रहा है वो सारी चलो ऐसी डिमांड्स हैं जो उसके ही लोग हैं, उसके आसपास के कंट्रीज हैं, जो उसके ऊपर जो से छीना गया था ट्रीटी ऑफ वर्साई में, वही चीजें वापस ले रहा है। तो जो भी वो मांग रहा है उसको देते चलो, उसको रोको मत, तो आगे वायलेंट नहीं होगा और लड़ाई नहीं करवाएगा। तो जो बोल रहा है चुपचाप उसको देते चलो और टांग मत अड़ाओ, अपने आप को दूर रखो कॉन्फ्लिक्ट से। ये जो पूरी पॉलिसी है इसको पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट कहते हैं और यही पॉलिसी बरकरार रख रहे थे सारे वेस्टर्न कंट्रीज जब हिटलर अपने पावर को एक्सपैंड कर रहा था। हिटलर के हर एक्सपेंशनिस्ट एक्शन के साथ, यानी जब भी हिटलर किसी देश पे जाके अटैक करता था, उसको अपने साथ मिलाता था, इस हर एक्शन के बाद ये सारे वेस्टर्न कंट्रीज सोच रहे थे कि अब हिटलर रुक जाएगा, अब इसके बाद वो कुछ नहीं करेगा। बट हिटलर लगातार आगे बढ़ रहा था। इससे रिलेटेड एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ साल 1938 में। इस साल में हिटलर ने कहा कि उसका एक और जो पड़ोसी मुल्क है चेकोस्लोवाकिया, उस मुल्क का एक रीजन है सुडेटनलैंड, वो हिटलर ने बोला कि भाई वो रीजन मुझे चाहिए। हिटलर का कहना यह था कि उस रीजन में एक बहुत भारी मात्रा में जर्मन एथनिसिटी के लोग रहते हैं और वो लोग चाहते हैं कि वो जर्मनी का हिस्सा बने। ये बात सामने रख के हिटलर ने कहा कि मुझे वो सुडेटनलैंड का हिस्सा मुझे चाहिए। बट वहां पे अंदर की बात यह थी कि उस पूरे रीजन में 30 लाख जर्मन एथनिसिटी के लोगों के अलावा, और पता क्या क्या था वहां पे था पूरे चेकोस्लोवाकिया का 66% कोयला प्लस 70% ऑफ आयरन एंड स्टील ऑफ चेकोस्लोवाकिया वाज इन दैट रीजन। और उसके साथ साथ 70% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग पावर वाज अगेन इन दैट रीजन। तो आप यहां पे देखिए, पेपर पे कहने के लिए हिटलर चेकोस्लोवाकिया का सिर्फ सुडेटनलैंड मांग रहा था, बट उस रीजन को लेने के बाद चेकोस्लोवाकिया के पास कुछ बचता ही नहीं। अपने आप को वो फ्यूचर अटैक से, फ्यूचर इन्वेजन से प्रोटेक्ट कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि सारी ताकत तो हिटलर ले गया। ये जो कदम हिटलर ने लिया था सुडेटनलैंड पे जो उसने अपनी मांग रखी थी, ये एक बहुत बड़ा कदम था। इसीलिए अब सारे जो कंट्रीज थे आसपास के, उन्होंने थोड़ा सा इस बात पे ध्यान दिया और फिर 1938 में जर्मनी में म्यूनिक में एक कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस में यूके का प्राइम मिनिस्टर चैम्बरलेन आया, उसके अलावा इटली का बेनितो मुसोलिनी और हिटलर और कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स वहां पे मिले और उन्होंने इस बात पे चर्चा की। तो हिटलर ने चैम्बरलेन को यह विश्वास दिलाया कि भाई मुझे सिर्फ सुडेटनलैंड का रीजन चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे जर्मन लोग, जर्मन एथनिसिटी के लोग रहते हैं, तो वो रीजन मुझे चाहिए और उसके बाद मैं कुछ नहीं करूंगा। ये जो पूरी चर्चा चल रही थी, जहां चेकोस्लोवाकिया के भविष्य का निर्णय लिया जा रहा था, आप सोचिए कि उस पूरी चर्चा में चेकोस्लोवाकिया का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। बात चेकोस्लोवाकिया की हो रही थी, बट उनका कोई भी बंदा वहां पे नहीं था। और अल्टीमेटली यूके के प्राइम मिनिस्टर चैम्बरलेन ने कह दिया, ठीक है, आप करो इन्वेजन, आप ले जाओ सुडेटनलैंड का रीजन और हम लोग आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे, उसके बदले में आप भी हम पे अटैक नहीं करोगे और इस बात का वादा करो कि चेकोस्लोवाकिया का सुडेटनलैंड के बाद आप उस कंट्री को कुछ नहीं करोगे। हिटलर ने कहा ठीक है और उसने साइन करके ये एग्रीमेंट साइन कर लिया। ये बहुत फेमस इवेंट था, क्योंकि उसके बाद ये पेपर पे साइन करवाने के बाद चैम्बरलेन उस पेपर को लेके उतरा इंग्लैंड में आके, और उसने उस पेपर को वेव कर रहा था अपना उतरने के बाद। ये देखो, ये जो पेपर है, दिस पेपर विल ब्रिंग पीस इन आवर टाइम्स, ये एक बहुत फेमस लाइन है, पीस इन आवर टाइम्स। चैम्बरलेन उस पेपर को वेव कर रहा था जनता के सामने, खूब जर्नलिस्ट फोटो खींच रहे थे, उसकी फोटो बहुत पॉपुलर है। ये देखिए, इस पेपर पे हिटलर ने साइन किया है और वो कह रहा है कि अब चेकोस्लोवाकिया का सुडेटनलैंड के बाद वो आगे नहीं बढ़ेगा और हमारे साथ कभी लड़ाई नहीं करेगा। तो ये पेपर से मैंने पीस खरीद लिया है अपने पूरे देश का। पर एक बार फिर से वही हुआ,
हिटलर ने इसके कुछ ही महीनों के बाद बाकी चेकोस्लोवाकिया को भी पूरी तरह जर्मनी के कंट्रोल में लेके आ गया और फिर से बाकी किसी कंट्री ने कुछ नहीं कहा। बस वो ये सोच रहे थे कि हमारे से हमला ना करे, हमारे पर लड़ाई ना करे, और अब क्या कर सकते हैं, सब ऐसे सोच के बैठे हुए थे, अपीजमेंट की पॉलिसी पकड़ के बैठे हुए थे। इसके बाद हिटलर की और डिमांड्स थी। उसने लिथुआनिया पे अपना कब्जा करने की कोशिश की और पोलैंड पे अपना कब्जा जमाने की कोशिश की, और इस प्रकार पोलैंड में एक तरफ जर्मनी का हिटलर, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन का स्टालिन, इन दोनों ने पोलैंड के ऊपर अपना अपना जो जितना भी एरिया था वो लेना शुरू कर दिया, और इनमें आपस में संधि थी कि हम एक दूसरे पे हमला नहीं करेंगे। और इस प्रकार जो हिटलर का सपना था कि पूरे जर्मन एम्पायर को, जो उसकी ओरिजिनल ग्लोरी थी, उस पूरे एम्पायर को यूनिफाई करे, वो साकार होता हुआ नजर आया। इतने सारे कंट्रीज अब नाजी रिजीम के कंट्रोल में आ गए थे। और इसी सब के चलते 1939 में जब पोलैंड में इन्वेड किया हिटलर ने, तब जाके फाइनली फ्रांस और यूके ने बोला कि बस अब बहुत हो गया, अब वी विल डिक्लेयर वॉर ऑन जर्मनी। और इस प्रकार फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई। ये तो सारी बात थी कि जर्मनी में कैसे हिटलर ने एक एक करके अपने एरिया को बढ़ाया और कैसे वर्ल्ड वॉर 2 तक लेके आया। बट ये सब यूरोप में हो रहा था। वर्ल्ड वॉर 2 सिर्फ यूरोप में नहीं था, पैसिफिक की रीजन में जापान कुछ अलग ही चल रहा था वहां पे, जापान और चाइना के बीच में। उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। जो इस सीरीज का जो नेक्स्ट एपिसोड है वो आपको मिल जाएगा इस वीडियो के एंड में, स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर पे, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा आपको। पावर में आने के बाद हिटलर का जो पूरा एक्सपेंशन की जो पूरी पॉलिसी थी, और उसके साथ साथ जब ये फ्रांस और ब्रिटेन, ये जो बाकी जो देश थे, वो ये सब होते हुए देख रहे थे और वो अपीसमेंट की पॉलिसी ले रहे थे कि जो हिटलर को चाहिए उसको लेने दो तो शांत हो जाएगा। इस पॉलिसी की वजह से देखिए हिटलर हर स्टेप के बाद ज्यादा ज्यादा बोल्ड होते चला गया, उसका हर कदम ज्यादा मजबूत होते चला गया। तो ये जो पूरी टाइमलाइन है कुछ सालों की, इसको जब हम देखते हैं तो अक्सर मन में सवाल उठता है कि जब हिटलर एक एक करके छोटे कदम से शुरुआत करके जो बड़े बड़े कदम की तरफ बढ़ रहा था, तो क्या फ्रांस और ब्रिटेन को मीडिएट करना चाहिए था? क्या उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए थी? क्योंकि अगर वो शायद शुरुआत में अटैक करते हिटलर के ऊपर तो शायद से वर्ल्ड वॉर 2 टल जाता, और इतना जो डिस्ट्रक्शन हुआ इतने सारे देशों में, सिर्फ यूरोप में नहीं, ऑलमोस्ट पूरी दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व हुई थी, इतने लोगों की जान गई थी, इतना नुकसान हुआ था। ये सारा नुकसान टल जाता है कि अगर फ्रांस, ब्रिटेन और शायद मे बी यूएस भी इंटरवीन करता शुरुआत के सालों में। बट किसी ने कुछ भी नहीं किया। तो क्या ऐसा करना सही था? आज यहां प्रेजेंट में बैठ के जब हम पीछे देखते हैं कितने सालों पहले, 80 साल पहले, तो हमारे लिए कहना बहुत आसान है कि हाँ, हिटलर को रोकने के लिए फ्रांस और यूके को कुछ करना चाहिए था। बट अगर आपने आपको उस टाइम पे लेके जाओ और आपने आपको सोचो कि आप ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हो और आपको दिख रहा है कि हिटलर बहुत कुछ कर रहा है, बट अगर आप उसको रोकने जाते हो तो क्या वो आप पे अटैक कर देगा? और क्या आपका देश, आपकी जनता, आपके पास संसाधन उतने हैं कि आप लोहा ले सकते हो उसके साथ? इसका आंसर आसान नहीं है। तो इसीलिए बहुत आसान होता है कहना कि रोकना चाहिए था, नहीं रोकना चाहिए था, बट अगर आप उस सिचुएशन में हो तो ये डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि जो फ्रांस, यूके, यूएस, ये जो अपीजमेंट की पॉलिसी, आइसोलेशनिज्म की पॉलिसी जो ले रहे थे, कुछ नहीं कह रहे थे हिटलर को, क्या ये सही था? या फिर क्या शुरुआत में ही फ्रांस और ब्रिटेन को थोड़ी हिम्मत करनी चाहिए थी और थोड़ी सी अपनी को ताकत बढ़ानी चाहिए थी और अटैक करना चाहिए था जर्मनी के ऊपर और वर्ल्ड वॉर 2 को प्रिवेंट करना चाहिए था? इन दोनों बातों में आप क्या मानते हैं? इसके बारे में आप जो भी सोचते हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको हिस्ट्री में जनरली इंटरेस्ट है और आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।